हाँ भाई, किस किसने देख लिया वीडियो? भाई टोटल, ऐसे तो मुझे यूट्यूब इतना चलाना नहीं आता, लेकिन मैंने व्यूज देखे हैं पिछले 1 घंटे के, तो सिर्फ 15 लोगों ने देख लिया बस। और क्लास में 29 शायद स्टूडेंट है। ठीक है, मुझे जितना समझ में आया वो 15 व्यूज हैं लास्ट वीक आर के ना, तो मेरे ख्याल से 15 लोगों ने देख लिया बस। जी मुझे पता है, आसान था, जब भी मैंने लेक्चर वहाँ पुराना अपलोड किया हुआ है कि वहीं से समझ में आ जाए आप लोगों के। भाई ये शामिल है एग्जाम्पल ना। नहीं नहीं, वो तो खैर मुझे पता था आंसर कैसे आएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है। देखिए इस तरह के एल्गोरिथम में ना हनीफ, हम मैंने पहले भी रिपीट किया है कि आंसर नहीं भी आ रहा होगा तो आपके स्टेप्स मैटर करते हैं, कि आपने जिस तरीके, और आखिर में आपके कमेंट्स मैटर करते हैं कि आंसर क्यों नहीं आया। सही है। हमने तो वो एग्जाम्पल जानबूझ के ली कि स्टूडेंट जो है। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी, जो जैसे फिटनेस अगर हमने कोई दूसरा लिया, आंसर नहीं आया, फिर दोबारा हम जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद दोबारा मतलब आंसर हमारा जीरो नहीं आ रहा, करीब करीब आ रहा है, तो कितने स्टेप मैटर करते हैं? मतलब 2-3 करके हम छोड़ दें कि आंसर वो नहीं तो आ रहा, कॉपी ये में तो कितने बेटा, स्टेप होने चाहिए? कॉपी में कॉपी में तो बेटा ऐसा है कि वो मैं आपको बता दूंगा। एग्जाम की बात नहीं हो रही, मैं आपको एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं पढ़ा रहा। ये बात ना हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि कभी भी आपको एक एग्जाम्पल पे फोकस नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल पे फोकस नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ ये सीखना चाहिए कि आंसर किस तरीके से आ सकता है। आप उस एग्जाम्पल को नहीं सीख रहे होते, आप ये सीख रहे होते हैं कि उस तरह की एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होती है। एज फार एज योर पेपर इज कंसर्न, तो पेपर में कोई ऐसा सिनेरियो अगर दे भी दिया जाए तो देखें, टाइम मैटर करता है। तो जेनेटिक एल्गोरिथम में 2 आइट्रेशन या 3 आइट्रेशन बहुत होंगी, आपसे करवा ली, और उसके बाद जो है आखिर में आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अगर आंसर नहीं आ रहा तो क्या रीजन है। बस ये बात होती है कि दो स्टेप के बाद, 2 स्टेप के बाद जो है आप बता दें, कमेंट कर दें। लेकिन आप जो 2 स्टेप कर रहे हैं वो अगर आप सही कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप 200 स्टेप भी सही कर सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, समझ रहे हैं? वो मैं आपको बताता हूँ कि रीजन कैसे पता करेंगे। ठीक है, मैं भी इधर एक एग्जाम्पल करवा दूं, उस एग्जाम्पल के अंदर आपको बताऊंगा कि आंसर जो है वो अगर नहीं आ रहा तो क्या क्या रीजंस हैं। ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट नहीं है, इसमें भी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, स्टेप्स मैटर करते हैं बेटा, स्टेप्स मैटर करते हैं। जेनेटिक एल्गोरिथम एक बड़ा फेमस एल्गोरिथम है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसको यूज करते हुए काफी रिजल्ट प्रोड्यूस हुए हैं जब ही ये पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हम चूंकि क्लास में पढ़ रहे होते हैं, जैसे ये एक टाइल पजल है, मैंने आपसे कहा 4 स्टेप तक सॉल्व कर लेना। क्या रीजन था उसका? क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर कहीं ना कहीं आ जाएगा, लेकिन आप कॉपी में नहीं बना सकते 4 से ज्यादा। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, स्टूडेंट से कहते हैं 2 से 3 आइट्रेशन कर लो बस। असाइनमेंट होता है तो ज्यादा कह देते हैं 4-5 आइट्रेशन, अदरवाइज पेपर में हम 2-3 आइट्रेशन करवा लेते हैं। तो मैं अभी एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, उस एग्जाम्पल को समझते हुए आपको सिर्फ अपने दिमाग में ये रखना है कि हम जेनेटिक एल्गोरिथम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे लिए आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर ये देखेंगे कि आंसर किस तरीके से आ रहा है और क्या जेनेटिक एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक सिनेरियो आपको दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन शो हो रही है आपके पास, ठीक है? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है G0 से लेके G7, और जी की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 9 है। आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसमें 8 मेंबर है, मतलब एक आंसर के अंदर 8 मेंबर है, G0 से G7। और आपसे कहा गया है G0 से G7 की वैल्यू 0 से लेके 9 के दरमियान में लाई करती है। इसका मतलब है कोई भी वैल्यू हो सकती है, और रिपीटेशन भी अलाउ है। इसका मतलब है कोई भी कुछ भी हो सकता है। क्लियर? एक फिटनेस फंक्शन का फॉर्मूला भी हमें दे दिया गया है कि ये फिटनेस फंक्शन का फॉर्मूला है। अब जब एक फॉर्मूला हमें दे दिया गया है तो ये हमारी टेंशन ही नहीं है कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया। हमें जब दे दिया गया है तो हम इसको यूज करेंगे। सही है। तो फॉर्मूला क्या है? G0 + G1 - G2 + G3 + G4 + G5 - G6 + G7। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमें दे दिया गया है और हमसे कहा गया है कि जेनेटिक एल्गोरिथम अप्लाई कीजिए और इस फॉर्मूले की मैक्सिमम
वैल्यू लाने की कोशिश कीजिए, मतलब इस फॉर्मूले की मैक्सिमम वैल्यू लाने की कोशिश कीजिए यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम। फाइंड द क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट फिटनेस, मतलब वो क्रोमोसोम फाइंड आउट कीजिए जिससे ये फिटनेस वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आ जाए। इज इट क्लियर? अब कुछ स्टूडेंट हैं मेरे पुराने, या तो मैंने उनको सही नहीं पढ़ाया होगा या उन्होंने सही नहीं समझा होगा 1-1.5 साल पहले। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं हर क्लास में, वो ये समझते हैं जब वो घर पे रीडिंग कर रहे होते हैं उनके दिमाग से ये बात निकल जाती है, वो समझते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम का ये फॉर्मूला है, ये फिक्स फॉर्मूला है, हर प्रॉब्लम में यही फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं जबरदस्ती। लेकिन मैं चूंकि आपको शुरू में बता चुका हूं कि प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम हर फॉर्मूले में, हर प्रॉब्लम में फॉर्मूला चेंज होगा। सही? जो बेटा अभी क्लास नहीं ले रहा ना और स्लाइड से पढ़ेगा, चले रिकॉर्डिंग में तो चले समझ में आ जाएगा, लेकिन जो पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, जो क्लास में एब्सेंट होता था स्टूडेंट और सिर्फ स्लाइड से पढ़ने की कोशिश करते थे, वो ये गलती कर जाते हैं। इसलिए मैं अपनी हर क्लास में इस गलती को हाईलाइट कर देता हूँ। सही है? आगे बढ़ते हैं। अब हमें इनिशियल क्रोमोसोम की मैंने ये देखें, ये प्रॉब्लम भी हमें गिवन है कि भाई क्रोमोसोम 1 की वैल्यू ये है, 2 की वैल्यू ये है, 3 की ये है, 4 की है। इज इट क्लियर? अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है जब क्रोमोसोम्स आ जाते हैं? तो क्या होता है हमारा सेकंड स्टेप? फिटनेस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ स्लाइड में हुआ है और ये स्लाइड भी मौजूद है, नहीं मौजूद हो वैसे तो मौजूद है। ये देखिएगा, हमने सारी वैल्यूज पुट की हैं एक करके ये फॉर्मूले में और ये सारी फिटनेस निकाल ली। ये देखें, 9 आ गई, 23 आ गई, 16 आ गई, -16 -19 आ गई। अब डेफिनेटली जब आप हाथ से काम कर रहे होंगे तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने वो क्रोमोसोम फाइंड आउट करने हैं जिस जो मैक्सिमम आंसर दें। तो अगर इस चारों में से हम इनकी रैंकिंग करें तो सबसे बेहतर कौन सा है? ये ग्रीन वाला सेकंड, फिर ब्लू वाला, फिर ये ऑरेंज वाला एंड देन ये। तो हमने इसकी रैंकिंग कर, देखिए हम इसकी रैंकिंग कर रहे हैं, ये हमने रैंकिंग कर दी। सही है? ये एग्जाम्पल इतनी मुश्किल नहीं है, जो कॉन्सेप्ट देना है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इसकी रैंकिंग कर दी बेटा। अब यहाँ पर क्रॉस ओवर और म्यूटेशन लगाने से पहले हमने क्या करना होता है? टॉप के मेंबर चूज करने होते हैं, टॉप के। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में इन्होंने टॉप 3 चूज किए हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल सिर्फ जेनेटिक एल्गोरिथम को एक्सप्लोर करने के लिए करवाई जा रही है। तो आप अगेन ये मत सोचिएगा सर टॉप 3 क्यों लिए, टॉप 2 क्यों नहीं लिए, बट टॉप 3 ले लिए इन्होंने। इज इट क्लियर? तो टॉप 3 इन्होंने चूज कर लिए, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 3। अब टॉप 3 में ये क्या कर रहे हैं? ये टॉप 3 में 3 अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं। देखिए, एक ग्रुप इसका, एक ग्रुप इसका और एक ग्रुप ये। 3 ग्रुप बन सकते हैं 3 लोगों के। ठीक है, ये 3 ग्रुप बना रहे हैं। तो इन दोनों पे इन्होंने लगाया 1 पॉइंट, क्योंकि ये टॉप 2 है। इन दोनों पे इन्होंने लगाया मल्टी पॉइंट, और फिर इन दोनों पे इन्होंने लगाया यूनिफॉर्म क्रॉसओवर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों पे लगाया 1 पॉइंट, इन दोनों पे लगाया मल्टी पॉइंट, और इन दोनों पे लगाया यूनिफॉर्म। ये देखिएगा सब, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। इग्नोर कर दिया ना उसे, वो सबसे वर्स्ट था तो उसको इग्नोर कर दिया। सही है? उससे कोई नई चाइल्ड नहीं बना रहे, उससे कोई नया चाइल्ड नहीं बना रहे। ये देखिएगा, लेकिन सबसे पहले इन्होंने आपको थोड़ी थ्योरी बताई भी है कि भाई क्या होते हैं क्या नहीं होते, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखें, इन्होंने इस पर सिंगल पॉइंट लगाया और 2 चाइल्ड बना दिए, उनके नाम रख दिए चाइल्ड 1, चाइल्ड 2। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरे वाले पे लगाया मल्टी पॉइंट और इससे भी 2 चाइल्ड बना दिए, उनका नाम रख दिया चाइल्ड 3, चाइल्ड 4। सही है? फिर इन दोनों पे लगाया यूनिफॉर्म क्रॉसओवर, और जो मर्ज हो रहे थे उनको मर्ज करा अपने रैंडम तरीके से, और इनके भी तो 6 चाइल्ड नए बन गए। पुराने कितने थे? 4, नए कितने आ गए? 6। टोटल कितने होगा? 10। सर्वाइवर सिलेक्शन क्या होगा? फिटनेस बेस, हम सबको पता है ये बात। तो देखें, हमने इन सबकी फिटनेस निकाल ली, इन सबकी फिटनेस निकाल ली। अब यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर, बाकी सारी चीजें तो सीधी 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 यहाँ रुक जाते हैं। अब जो नए चाइल्ड आए हैं, हमारी जेनेटिक एल्गोरिथम की असम्पशन क्या थी कि सर वैल्यू बेहतर होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त सबसे बेहतर वैल्यू क्या है? इस वक्त सबसे वैल्यू क्या है? 17। पहले क्या थी बेहतर? पहले क्या थी? 23। सही है? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई जेनेटिक एल्गोरिथम की जो हमारी असम्पशन थी वो तो गलत हो गई। हाँ, बेहतर का मतलब हमारे लिए जो बेहतर है, मैक्सिमम प्रॉब्लम है ना ये अनस, ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो मैक्सिमम वैल्यू अच्छी है हमारे लिए।
तो 23 थी, अब ये 17 है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें तो ये देखें, पहले 23 और सबसे लोएस्ट क्या थी, -19। चूंकि आपने -19 को नए चाइल्ड बनाने में शामिल ही नहीं किया, सिर्फ इन तीनों की मदद से चाइल्ड बनाए, तो देखें वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो कितना कम हो गया है। पहले अगर मैं रेंज निकालूं 23 और -19 की, तो ये 42 की रेंज है। कितनी, 42। इसमें कितना फर्क है, 42 का। कितना फर्क है, 42 का। और अब अगर आप फर्क देख लो 17 और -5, तो इसमें फर्क है सिर्फ 22 का। कितना फर्क है, 22। तो देखें आपकी ओवरऑल फिटनेस जो हुई है सिस्टम की, वो क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। देखें मैं इसकी रैंकिंग कर रहा हूं, स्क्रीन पे देखिएगा, ये देखें। तो ओवरऑल फिटनेस क्या हुई है, सिस्टम की इंप्रूव हुई है। अब जब मैं टॉप 3 चूज करूंगा तो देखें टॉप के टॉप 3 क्या है, प्लस में। समझ रहे हैं आप। अब जब मैं टॉप 3 चूज करूंगा तो टॉप 3 क्या है, सारे प्लस में। इज इट क्लियर। तो अजम्पशन ये है इसकी कि भाई आपका आंसर जो है बेहतर होगा। अब एक स्टेप में नहीं होगा, लेकिन एक सर्टेन स्टेप्स के बाद आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखें जहां जहां ये ऑरेंज वाले मेंबर्स हैं, इनकी वजह से देखें माइनस में आंसर आ रहा है या कम आंसर आ रहा है, देख रहे हैं आप। लेकिन जहां जहां ये ब्लू वाले मेंबर हैं, ये देखिएगा पीछे, इसका कलर कौन सा था, सबसे अच्छे का कलर कौन सा था, ग्रीन। ग्रीन और ब्लू, देखिए जहां जहां ग्रीन और ब्लू है वहां आंसर थोड़ा बेहतर है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ग्रीन 17, ग्रीन 15, यहाँ पर ग्रीन 6, यहाँ पर ग्रीन 1। सही है। तो इसलिए उसका फर्क आ रहा है जी। नेक्स्ट अटैचमेंट में टॉप 3 सिलेक्ट करेंगे। देखिए कोडिंग है ना, कोडिंग में तो आप एक ही चीज करेंगे ना, कोडिंग में तो आप एक ही चीज करेंगे, वही काम जो आपने पहले स्टेप में किया यहाँ पर भी आप वही करेंगे। अच्छा अब मुझे ये बताइए, आखिरी चीज आपसे पूछनी है, फिर आपको एक असाइनमेंट देना है, आसान असाइनमेंट है वो, कि ये रोकना कब है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रोकना कब है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे पता चलेगा मुझे मेरा आंसर आ गया। ये इतना कम, एरर, एरर क्या है, एरर क्या है, ये जीरो क्यों लिख रहे हैं आप लोग। जीरो आ जाए तो ये मैक्सिमम है। अभी तो 23 आ रही है तो अच्छी नहीं लग रही है आपको, है। जीरो अच्छा है, 23 अच्छा है, तो फिर आप जीरो पे क्यों रुकवा रहे हैं। तो मैक्सिमम फिटनेस कितनी आए भाई, देखिए आप एआई का एग्जाम दें, मैंने कहा भाई तुम्हारे मैक्सिमम नंबर आ जाए, तो मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं किसी भी कोर्स में, 100 होते हैं ना। अब अगर आपके 100 होते हैं, फर्ज करें 100 होते हैं, ठीक है, फर्ज करें आपके 70 मार्क्स आए, 70, तो आप बोलेंगे नहीं सर ये मैक्सिमम तो नहीं है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। आपके 100 मार्क्स आ गए तो फिर आप रुकेंगे ना, आप 70 पे तो नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर आ जाए तो आपको रुक जाना चाहिए जी। मेरा सवाल समझ में आ गया सबके, करीब करीब कैसे शाइनल, किस नंबर के करीब करीब। हाँ तो सोचे ना। भाई बाकी लोग क्लास में मौजूद नहीं है क्या। हाँ मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं फॉर्मूले में, शाबाश, रख के बताएं क्या आ रही है। जी 9 तक अलाउ है। सही पहुंच रहे हैं आप, शाबाश। जी भाई नबील अहमद, नौशेर वहाँ, मोहम्मद एहसन, बाकी लोग क्लास में मौजूद नहीं है क्या, या यही 4-5 लोग रिप्लाई करते रहेंगे, हाफिजा, मुस्कान, समीर, रहीम, हमजा, तनवीर, समन खान, क्या ये 4-5 लोग रिप्लाई करते रहेंगे बस। तो ये तो मैक्सिमम नहीं हुई।
तो आपसे किसने बोला है सबकी जगह पे 9 पुट कर दें? तलहा या मोहतशिम, किसने बोला आप लोगों को सबकी जगह पे 9 पुट करें? ये फॉर्मूला आपको मैक्सिमम वैल्यू किस कॉम्बिनेशन पे देगा, सवाल ये था बेटा। आपको कॉम्बिनेशन चाहिए ना, ये देखें मैं आपको समझाता हूँ। इधर देखिएगा, ये सब, ये ग्रुप प्लस हो रहा है आपस में, तो प्लस होके मैक्सिमम नंबर कम आएगा जब ये जी नॉट 9 हो और ये भी 9 हो, ऐसा ही है। अब ये 18 हो गया, सही है? नहीं नहीं, मैं समझा रहा हूँ, ये जी नॉट 9 हो, ये 9 हो। अब इसमें से कुछ माइनस करना है, तो माइनस करने में हम क्या करें, सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें ताकि इसका इफेक्ट कम से कम आए। इज इट क्लियर? तो इन दोनों को हम जीरो कर देते हैं ताकि 0 प्लस 0 आपस में क्या हो जाए, 0। और जब 18 में से 0 माइनस हो, 18 में से 0 माइनस हो तो 18 नंबर है। इसी तरीके से ये प्लस हो रहा है तो इसको 9 9 कर देते हैं ताकि प्लस हो रही है तो बड़ी चीज हो, और ये ग्रुप माइनस हो रहा है तो इसको दोबारा से छोटा कर देते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन है 36 आएगा सबसे बड़ा नंबर। जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन ये कहता है कि अगर क्रोमोसोम्स की वैल्यू 99009900 हो, 99009900 हो, तो ही आपका आंसर सबसे बड़ा आ सकता है। ये देखें, ये देखें, ये। इज इट क्लियर? अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये तो हम लगे पड़े रहेंगे और आंसर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि देखें अगर मैं इन तीनों को चूज करूं, चारों को, तो इसमें 9 है, इन तीनों में 9 है कहीं, तो कभी भी नहीं आएगा ये नंबर। तो इसका मतलब है ये तो आंसर आ ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात? रीजन समझ में आ गया? तो यहां पर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जिसमें म्यूटेशन नेसेसरी हो जाए, तो इस प्रॉब्लम के अंदर म्यूटेशन लगाए बगैर आपका आंसर नहीं आ सकता। जब तक म्यूटेशन नहीं लगाएंगे कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ क्या होती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं, एक साथ मर्ज हो जाती हैं, लेकिन कोई नई वैल्यू सिस्टम में नहीं आती। अब आपको यहाँ पर 9 चाहिए, तो आप क्या करें, आप 8, बेटा सपोज जब करते हैं ना कोडिंग में तो रैंडम करते हैं, रैंडम, समझ रहे हो? और ये प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है मोहतशिम। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ एक प्रॉब्लम हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ बिल्कुल, हमें भी नहीं पता कि 9 आएगा, लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को हम क्रॉस ओवर से सॉल्व करते रहे तो नहीं होगा, तो हम इसमें म्यूटेशन नेसेसरी है। तो देखें ये 8 लिखा हुआ है, इस 8 को हम क्या करेंगे, 1000 लिख दे और आखिर वाले को 1 बना ले तो 9 हो जाएगा। ये डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो कहीं कहीं म्यूटेशन नेसेसरी हो जाती है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि हर जगह म्यूटेशन आए, ठीक है? जवाब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर जगह आए, लेकिन कहीं कहीं म्यूटेशन आ सकती है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सही है? हाँ बिल्कुल, आप क्रॉस ओवर म्यूटेशन एक साथ भी लगा सकते हैं, अलग अलग भी लगा सकते हैं, टोटल आप पे डिपेंड करता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बस आपको आंसर पे फोकस करना है। अच्छा भाई, मैं आपको एक असाइनमेंट की डिटेल समझा रहा हूँ, तो पहले आपने जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लेना है, और फिर उसके बाद जो है असाइनमेंट बताऊंगा मैं आपको। आपको पता है ना 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम, ठीक है? सबको पता है 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम। उसको आज हम सॉल्व करके देखते हैं किससे, जेनेटिक एल्गोरिथम से। हाँ जानबूझ के लगा रहा हूँ, ये मैंने एक बोर्ड बनाया 8x8 का, ठीक है? अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि सर क्या किसी बोर्ड को, अब मैं अगर जेनेटिक एल्गोरिथम सॉल्व कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं डिफरेंट बोर्ड्स इनपुट ले लूँ इनिशियल, ऐसे ही होगा ना? मैं डिफरेंट बोर्ड्स इनिशियल इनपुट ले लूँ। मैंने कहा भाई ये मेरे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, ऐसा है या नहीं है?
अगर मैं जेनेटिक एल्गोरिथम से n क्वीन पजल प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो क्या ये मेरी अजम्पशन हो सकती है कि मैं 5 बोर्ड इनपुट ले लूं? हो सकती है ना? 5 डिफरेंट बोर्ड इनपुट ले लूं और फिर मैं क्या करूं, उन बोर्ड्स को फिटनेस निकालूं उनकी, फिर उन बोर्ड्स की मदद से नए बोर्ड बनाऊं। तो सबसे पहले ना हमें कोई स्कीम समझनी पड़ेगी कि हम अपने बोर्ड को किसी स्कीम के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जी मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, उसको गौर से देखिएगा। देखिए, क्या मैं, मेरे पास कोई ऐसी स्कीम है कि मैं इसको किसी फॉर्म में लिख दूं, जैसे मिशनरीज एंड कैनिबल का असाइनमेंट हमने किया था। मिशनरीज एंड कैनिबल के असाइनमेंट में हमने क्या किया था, हमने अपनी पूरी प्रॉब्लम को एक स्पेस में डिफाइन करने की कोशिश की थी। फार्मर वाली प्रॉब्लम में एक स्पेस डिफाइन करने की कोशिश की थी, या 2-1 प्रॉब्लम के अंदर एक एरे के जरिए डिफाइन की थी। तो यहाँ पर भी मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, मैंने लॉजिक ये लगाई कि हर रॉ के अंदर एक क्वीन होगी। हर रॉ के अंदर देखिए एक क्वीन है, हर रॉ के अंदर। एक रॉ में 2 क्वीन नहीं है। हाँ, एक कॉलम में हो सकती है, लेकिन रॉ पे मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इसका मतलब है, अगर मैं ये लिखता हूं, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रॉ इंडेक्स 2, फर्स्ट रॉ कॉलम 2। मेरा इंडेक्स बता रहा होगा मेरी रॉ नंबर, और उसकी वैल्यू बता रही होगी उसका कॉलम नंबर। दोबारा सुन लीजिए, मेरा इंडेक्स बता रहा होगा उसकी रॉ नंबर, और मेरा वैल्यू बता रही होगी उसका कॉलम नंबर। तो इसके लिए क्या आएगा यहां पर, एनीवन? 5 है या 4 है? ये 5। इज इट क्लियर? मेरा मेरा इंडेक्स बता रहा होगा रॉ नंबर, और उस पर वैल्यू बता रही होगी कॉलम नंबर। तो अगला बताएं, अगला क्या आएगा? 3। उससे अगला क्या आएगा? 4। उससे अगला क्या आएगा? 3। उससे अगला क्या आएगा? 6। उससे अगला क्या आएगा? 1 मिनट रिपीट कर रहा हूं बेटा। और उससे अगला क्या आएगा? 8। देखें, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एरे की फॉर्म में, क्योंकि मैं हर बोर्ड को हर दफा बना तो नहीं सकता, वरना मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे ही ना। तो मैं उसको एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एरे में एक इंडेक्स होता है और उस पर वैल्यू लिखी होती है। तो इंडेक्स ये बता रहा होगा जाजिब, इंडेक्स कि ये रॉ कौन सी है। तो ये इसका कौन सा इंडेक्स है? इसका कौन सा इंडेक्स है? 5। तो इसका मतलब 5th रो में 3rd कॉलम, 5th रो में 3rd कॉलम। देखें 5th रो में, कहां गया? 5th रो में 3rd कॉलम। ये बता रहा है 6th रो में 2nd कॉलम। तो देखें 6th रो में 2nd कॉलम, सॉरी 7th रो में 2nd कॉलम। इसी तरीके से ये बता रहा है कौन सा इंडेक्स है, 3 3 6 2 8, 8 रो में 8 कॉलम। तो देखें 8 रो में 8 कॉलम। सही? समझ में आ गई बात? सबकी समझ में आ गई ये बात? तो इसका मतलब है, अगर कोई भी बोर्ड ऐसे लिखा हुआ हो तो मैं आराम से पता कर सकता हूं कि भाई ये क्या है। क्लियर हो गई ये बात? तो ये भी अगर मैं ऐसे बना दूं तो आपको बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, आप जो है इसको आराम से समझ सकते हैं कि सर क्या बात कर रहे हैं। मैं रुक जाए बेटा, रुक जाए, ये मार्क रैंडमली लगाए, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, सिर्फ वो समझ लें हमला। अभी आगे नहीं जाइएगा प्लीज, ठीक है? तो ये दूसरा बोर्ड हो गया। इसी तरीके से तीसरा बोर्ड भी मैं सपोज कर सकता हूँ, चौथा भी कर सकता हूँ, पांचवा भी कर सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई? अब सवाल ये पैदा होता है कि सर चलें जेनेटिक एल्गोरिथम में आप बोर्ड बना के दे देंगे, हम एरे की मदद से कैसे पता करेंगे कि इसमें कितनी कोइंस हैं अटैक कर रही हैं? दोबारा सुन लीजिए, हम एरे की मदद से कैसे पता करेंगे कि इसमें कितनी क्वींस अटैक कर रही हैं? अगर हमारे पास बोर्ड बना हुआ हो तो हम बड़े आराम से क्वींस अटैक चेक कर सकते हैं। भाई देखें, इसको कितनी क्वींस अटैक कर रही हैं, इस वाली क्वीन को कितनी क्वींस अटैक कर रही हैं? एक ये, और कोई नहीं कर रही, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो इसका मतलब है पहली क्वीन के जो अटैक हैं वो कितने हैं? 1। इस क्वीन को कितनी क्वीन अटैक कर रही हैं? देखते हैं कितनी है। 0। बाकी सब भी वेरीफाई करें प्लीज, साथ साथ वेरीफाई करें। देखिए इधर कॉलम में कोई भी नहीं है, इधर कोई है, इधर भी कोई नहीं 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 है। इसको कोई अटैक नहीं कर रहा, तो 0 लिख दिया मैंने। क्लियर? सैयद मोहम्मद नबील,
आपने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये थर्ड वाला देखें, इसको कितनी क्वीन अटैक कर रही है? एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, टोटल 4 क्वीन अटैक कर रही है। बिल्कुल तला 4 कर रही है, देखो सही है। तो इसका मैंने 4 लिख दिया। अगर बोर्ड बना हुआ हो, फिर इसके मैंने देखे, इसको ये एक अटैक कर रही है, एक ये अटैक कर रही है, एक ये अटैक कर रही है, एक ये अटैक कर रही है, इसको भी 4 अटैक कर रही है ना, 4 कर रही हैं। फिर इसको देखें, इसको एक ये दो अटैक कर रही हैं बस, सही है। आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि क्रॉस वेरीफाई भी हो जाए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगली बताइए, अगली कितनी अटैक हो रही है? इसको एक ये, एक ये 3 ये अटैक हो रही है। इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, 3 अटैक है इसके, सही है। अच्छा इसको देखें, इसको सिर्फ ये अटैक कर रही है, और इसको देख लें, इसको एक ये 3 अटैक कर रही है। तो टोटल नंबर मेरे पास आ गया 9 2 11 3 14 15 18 क्विंटल अटैक हो रही है, सही है। अच्छा ये नंबर हमेशा इवन आएगा, ये नंबर हमारी लॉजिक से हमेशा क्या आएगा? इवन। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर ये इसको अटैक कर रही है तो ये भी इसको अटैक कर रही होगी, तो हमेशा 2 अटैक होंगे, ये नंबर हमेशा इवन आएगा। एक तरीका ये भी है कि अगर कहीं और आ रहा हो तो इसका मतलब है आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब सपोज कर लीजिए भाई ये बोर्ड आपके पास नहीं है। अरे हाँ मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल यूसुफ 2 मिनट लगेंगे, मैं समझा रहा हूँ। अब फर्ज कर लीजिए आपके पास ये बोर्ड नहीं है और ये नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स की मदद से आप कैसे 18 निकालेंगे? फर्ज कीजिए कि आपके पास बोर्ड गिवन नहीं है और ये नंबर गिवन है, और इन नंबर की मदद से मैं चाह रहा हूँ कि आप 18 निकाल लें। थोड़ी देर बाद आप मुझे बताएं, ये बोर्ड देखे बगैर आप बता दें कि सर 18 आ रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? कोई लॉजिक है दिमाग पे? ये बोर्ड नहीं दिख रहा आपको, बोर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं। जी है कोई दिमाग में बात? चले मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप सुकून से सुनिएगा, और अब आप ये सोचिएगा कि आपको ये बोर्ड नहीं दिख रहा, सही है। इधर देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जिस क्वीन के अटैक निकाल रहे हैं उस नंबर को इस लाइन में चेक कीजिए। अगर वो उस लाइन में आ रहा है तो इसका मतलब एक अटैक ही है। देखिए अगर ये नंबर इस लाइन में कहीं पर भी आ रहा है तो इसका मतलब वर्टिकल अटैक है। ये देखें 2 यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ भी लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप? ये बात समझ में आई? नहीं आई? कर रहा हूँ, मैं इसके अटैक निकाल रहा हूँ, इस क्वीन के। ये मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा, ये बोर्ड मुझे नहीं दिख रहा। ये नंबर मैं इस पूरी लाइन में देखूंगा, 2 नंबर कहीं लिखा हुआ है। अगर 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, अगर 2 नंबर यहाँ कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये एक अटैक है। समझ में आई ये बात? ये क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ये बात हो रही है, ये सही है। तो इस क्वीन का एक अटैक हमने देख लिया। अब इसके दूसरे अटैक देखते हैं हम। तो दूसरे अटैक कैसे देखने पड़ेंगे, गौर से देखिएगा। जब मैं आपसे पूछूंगा कॉलम, तो आप मुझे कॉलम पे वैल्यू बताएं। तो बताएं ये कौन सा कॉलम है? बस, तो इसके आगे ये कौन सा कॉलम होगा? तो इसका मतलब है ये अगर 2 है तो इस जगह पे 3 नहीं होना चाहिए। ये देखें, अगर ये 2 है तो इस जगह पे 3 नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है। सही कह रहा हूं गलत? अगर ये 2 है, अटैक होगा तो इस जगह पे 3 लिखा हुआ होगा, तो देखिए यहाँ पर 3 नहीं है, इस जगह पे 3 है, तो आगे क्या होगा? फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। कुछ समझ में आया? 8 तक नहीं जाएंगे, जहां तक नंबर जा रहा है वहां तक जाएंगे। तो देखें अगर ये 2 है तो इसके आगे यहाँ 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ 6 नहीं होना चाहिए, यहाँ 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ 8 नहीं होना चाहिए। अगर जो नंबर मैं बोल रहा हूँ वो लिखे हुए भी हैं तो अटैक हो जाएगा। दोबारा देखिए, ये 2 है तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 है।
तो देखें यहाँ 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। इसका मतलब इस क्वीन का इस जगह पे कोई अटैक नहीं है जी। दोबारा समझाता हूं। अब इस क्वीन को पिक कर लेते हैं, इस क्वीन को देखें, गौर से देखिएगा, मैंने जानबूझ के अटैक बनाए थे इसलिए। ये कौन सी वाली क्वीन है यहाँ पर? ये वाली, सही है बेटा? अब गौर से देखिएगा, ये लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। ये देखें, सबसे पहले हम 4 को देख लेते हैं पूरी लाइन में, कहीं पर भी नहीं है 4, इसका मतलब है इसका वर्टिकल अटैक नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका वर्टिकल अटैक नहीं है। अब आ जाएं, चूंकि मैंने सेंटर वाली कॉइन ली है, तो इसके चारों डायरेक्शन है। देखिए, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, और एक डायरेक्शन ये है। अब अगर इंडेक्स के हिसाब से बात की जाए, कॉलम के हिसाब से नहीं, तो ये मैं लाइन खींच रहा हूं, इसके नीचे के जो लोग हैं इसके इंडेक्स से आगे है ना, ये 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स है, 6 7। तो जो नीचे के लोग हैं वो इंडेक्स में आगे हैं, और जो पीछे के लोग हैं वो इंडेक्स में पीछे हैं। इज इट क्लियर? अब ये कौन सी पोजीशन पर है? ये पोजीशन 4 पर है, सही है? तो इसका मतलब है अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो 4 पोजीशन से आगे भी नंबर जा रहा है और 4 पोजीशन से पीछे भी नंबर जा रहा है। कुछ समझ में आया? अगर अटैक होगा तो, अगर मैं सिर्फ नीचे की तरफ देखूं तो 4 पोजीशन से आगे भी नंबर जा रहा है और पीछे भी नंबर जा रहा है। अगर मैं इंडेक्स में पीछे की तरफ देखूं तो 4 पोजीशन से पीछे भी नंबर जा रहा है और आगे भी नंबर जा रहा है। देखें, 4 है तो ये 5, ये 6, ये 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आप पीछे जाते हुए या आप आगे जाते हुए पोजीशन से नंबर्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आगे जाते हुए नंबर को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करें, पीछे जाते हुए भी नंबर को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करें। अब जो मैंने बात बोली है उसको वेरीफाई करते हैं। ये नंबर कौन सा है बेटा? 4। मेरे साथ रहिएगा, कोई एक स्टूडेंट, सिर्फ मैं एक नाम कॉल कर रहा हूँ, सिर्फ वो स्टूडेंट, यूसुफ, तुम सिर्फ अपने पास लिखते रहना कि कितने अटैक हो गए, यहीं पर ही चैट में लिखना। सबसे पहले मैं आगे जाते हुए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करूंगा 4 में। 4 में क्यों? क्योंकि ये 4 लिखा हुआ है, ये 4th इंडेक्स है, इस वजह से नहीं, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है इस वजह से। तो आगे जाते हुए एक दफा इंक्रीमेंट करते हैं। ये देखें, 5 कोई अटैक नहीं है, 6 एक अटैक हो गया, 7 कोई अटैक नहीं है, 8 एक अटैक हो गया। तो आगे जाते हुए कितने अटैक हुए इंक्रीमेंट में? 5 6 7 8। एक यहां पर अटैक आया और एक यहां पर अटैक आया। ये देखें, 5 6 7 8, 6 और 8 पे अटैक है। कितने अटैक हो गए इसके? 2 अटैक हो गए। समझ में आई बात? समझ में आई ये बात? यूसुफ 2 अटैक है, 4 नहीं है, 2 है। ठीक है, अच्छा जी। अब आगे जाते हुए ही डिक्रीमेंट करें। अभी हमने ये काम कर लिया, ये वाला। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये काम करेंगे, डिक्रीमेंट। तो आगे जाते हुए ही डिक्रीमेंट करें। तो देखें, ये 3 है, सॉरी, आगे जाते हुए डिक्रीमेंट करेंगे। तो देखें, ये वाली बात कर रहा हूं मैं, आगे जा रहा हूं डिक्रीमेंट। तो 3 2 1, 3 2 1। तो देखें मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा 3 एक अटैक हो गया, 2 और 1। तो आगे जाते हुए एक अटैक हुआ, 3 2 और 1, सिर्फ एक अटैक। तो टोटल इसके कितने अटैक हो गए? 3। एक ये वाला अटैक हमने काउंट कर लिया, एक ये अटैक भी हमने काउंट कर लिया, एक ये अटैक भी हमने काउंट कर लिया। तो आगे जाते हुए हमने इंक्रीमेंट भी किया और डिक्रीमेंट भी किया। इज इट क्लियर? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। आगे जाते हुए हमने एक दफा इंक्रीमेंट किया, एक दफा क्या किया? डिक्रीमेंट किया। अब तक 3 अटैक हैं, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे? पीछे चलते हैं। पीछे जाते हुए भी एक दफा इंक्रीमेंट, एक दफा डिक्रीमेंट, जो आपका नंबर है। तो देखें, पहले पीछे जाते हुए एक दफा इंक्रीमेंट करते हैं। तो इंक्रीमेंट का मतलब है, मैं ये बात कर रहा हूँ, 5 6 7, 5 6 7।
क्योंकि 4 नंबर पे खड़े हुए हो तो 4 से स्मॉल ही लोगे ना बेटा। देखो 4 3 2 1 3 2 1। एक मिनट हारिस, जवाब देता हूँ। अच्छा, पीछे जाते हुए एक दफा इंक्रीमेंट करें, 5 6 7। देखें 5 नहीं है यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर 7 नहीं है, तो पीछे जाते हुए इंक्रीमेंट में कोई अटैक नहीं है। सही है, अभी तक 3 ही अटैक है। अब पीछे जाते हुए डिक्रीमेंट करते हैं, तो पीछे जाते हुए देखें 3 2 1 3 2 1। तो देखें 3 2 1, तो पीछे जाते हुए एक अटैक और आ गया। तो पहले के 3 अटैक और एक अटैक कितने हो गए? 4 अटैक। तो देखें इस क्वीन के कितने अटैक लिखे हुए थे यहाँ पर? 4 ही लिखे हुए थे। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, है ना? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। सही है, अगर 100% नहीं भी आया तो 70-60% तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम इस बोर्ड के जल्दी से अटैक निकाल लेते हैं, ताकि हमें जल्दी से चीज मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बोर्ड बनाए बगैर कैसे आपकी स्पीड तेज हो सकती है। ये देखें, ये देखिएगा। अब मैं सबसे पहले इस पे आता हूँ, तो इस लाइन में मैंने चेक किया, 1 हो गया। सही है, अब आ जाए 2 से पीछे जाइए 1, कोई मसला नहीं है। 2 से इंक्रीमेंट करें 3 4 5 6 7 8, सिर्फ इसका एक अटैक है जो कि ये रहा। दोबारा पे देख लीजिए, 2 का एक अटैक ये रहा, और अब इंक्रीमेंट कीजिए 3 4 5 6 7 8, कोई अटैक नहीं है। डिक्रीमेंट कीजिए 1, कोई अटैक नहीं है, सिर्फ एक अटैक आया जो वर्टिकल था। अब इस 5 के अटैक देखते हैं, तो 5 से पीछे जाइए, एक दफा इंक्रीमेंट एक दफा डिक्रीमेंट। तो 5 में इंक्रीमेंट किया 6, कोई अटैक नहीं है। 5 में डिक्रीमेंट किया 4, कोई अटैक नहीं है। इधर जाइए, इंक्रीमेंट कीजिए 6 7 8, कोई अटैक नहीं है। डिक्रीमेंट कीजिए 4 3 2 1, इसका कोई अटैक नहीं है। एक दफा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये काम ज्यादा आसान लगेगा। फिर आप आ जाए 3 पे, तो 3 का अटैक देख लीजिए, पीछे जाइए 2 और 1, कोई अटैक नहीं है। पीछे जाइए 4 और 5, कोई अटैक नहीं है। इधर जाइए 4 5 6 7 8, दो अटैक आ गए। डिक्रीमेंट कीजिए 2 1, तो इसके दो अटैक हैं, और एक ये लाइन में लिखा हुआ है, देखें। पीछे जाइए, इस लाइन में लिखा हुआ है 3, एक अटैक ये हो गया। अब इंक्रीमेंट कीजिए 4 और 5, कोई अटैक नहीं है। 2 और 1, पीछे कोई अटैक नहीं है। 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, 3 अटैक और एक 4 अटैक हो गए। इसी तरीके से 4 का अटैक निकाल लीजिए, एक दफा डिक्रीमेंट कीजिए 3 2 1, एक अटैक हो गया। 5 6 7, एक अटैक हो गया। 3 2 1, एक अटैक हो गया। 5 6 7 8, 3 अटैक, एक और 3 4 हो गए। तो इस तरीके से आप बहुत स्पीड से इसके अटैक निकाल सकते हैं, अगर आपने इस लॉजिक को सही से समझ लिया हो। इसको वेरीफाई कर लीजिए 5 मिनट में। 255 पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश। और 5 मिनट में इसको देख लीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं ब्रेक के 5 मिनट के बाद आपको बताऊंगा कि आपने क्या असाइनमेंट करना है। पहले इसको कंप्लीट समझ लीजिए, फिर मुझे बताइएगा। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये 4 जो मैंने निकाले नहीं है, इनके आप लोग खुद निकाल लीजिए, फिर क्रॉस वेरीफाई कीजिए। शाबाश, ठीक है। तो 5 मिनट बाद हम ज्वाइन करते हैं। जब तक आप इसको समझ लीजिए, कोई सवाल हो तो फिर पूछ लीजिएगा, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। क्लियर? सही है, मिलते हैं 5 मिनट में।